उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। बताएंगे आपको पांचवें चरण के 27 फरवरी यानी कल डाले जाने वाले वोट को लेकर किस तरीके के नतीजे हैं, किस तरीके से किसके पक्ष में ये पांचवा चरण का चुनाव जा सकता है, किस तरीके का अनुमान लगाया जा रहा है, इसकी अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पांचवें चरण के चुनाव में अखिलेश यादव के चक्रव्यूह में फंस गए केशव प्रसाद मौर्य चौतरफा चुनाव में घेरे गए हैं, हो सकती है करारी हार। बताएंगे इसके साथ एक और बड़ी खबर, जहां पर रवीश कुमार ने क्यों कहा आ रहे हैं अखिलेश, दोस्तों क्या है पूरा कारण, इसकी अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे करके सभी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के अंदर सत्ता परिवर्तन की जोरदार लहर 4 चरण के चुनाव में बहती हुई देख चुके हैं और पांचवें चरण में ये और ज्यादा प्रचंड रूप से सामने आ रही है। अगर आप भी करते हैं इस बात का समर्थन तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर दोस्तों कमेंट बॉक्स में कर बताइए कि पांचवें चरण के चुनाव तक समाजवादी पार्टी का साइकिल कितनी रफ्तार से चलना शुरू कर देगा दोस्तों। और इसी के साथ में इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, सबको जानकारी मिलनी चाहिए। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि पांचवें चरण में 27 फरवरी को डाले जाएंगे वोट और ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य, सिद्धार्थ नाथ सिंह और अरविंद सिंह गोप सहित कई सारे दिग्गज नेताओं की किस्मत दांव पर लगी हुई है। आपको बता दें दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के अवध, बुंदेलखंड और तराई क्षेत्र, अयोध्या, चित्रकूट, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती और बाराबंकी के कुल 12 जिलों की 61 सीटों पर वोट डाले जाने वाले हैं। इनमें कुल मिलाकर 692 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। ऐसे में जो सबसे दिग्गज नेता इस बार चुनावी मैदान में होंगे पांचवें चरण के दौरान, तो उसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सबसे आगे है और इनके साथ में केंद्रीय मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह के साथ साथ बीजेपी के कई और नेता चुनावी मैदान में हैं, जबकि समाजवादी पार्टी की ओर से अरविंद सिंह गोप, राजा भैया, पल्लवी पटेल, कृष्णा पटेल जैसे दिग्गज नेता भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। पर उत्तर प्रदेश के चुनाव शुरू होने से पहले ही केशव प्रसाद मौर्य को लेकर अखिलेश यादव ने एक टिप्पणी करते हुए कहा था कि केशव प्रसाद मौर्य को इस बार चुनाव नहीं जीतने दूंगा, और बिल्कुल ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है दोस्तों। कहीं न कहीं केशव प्रसाद मौर्य की सीट फंसती दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि पल्लवी पटेल को चुनावी मैदान में उतारा गया था, जो कौशाम्बी की बहू बताकर चुनाव लड़ रही है और समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रही है, जिसके कारण सिराथू विधानसभा में केशव प्रसाद मौर्य के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही है। सिराथू सीट पर बीजेपी और सपा की तरफ से जो उम्मीदवार है उन्हीं के बीच में सीधा मुकाबला है और ऐसे में दोस्तों केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव लड़ रही पल्लवी पटेल के समर्थन में अखिलेश यादव से लेकर पार्टी के दिग्गज नेताओं ने वोट मांगा है। आपको बता दें कि सिराथू ओबीसी और कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र है और इसीलिए पल्लवी पटेल के लिए स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। और इसी के साथ में दोस्तों केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के दूसरे सबसे बड़े नेता है और ऐसे में उनको अपनी सीट पर सबसे ज्यादा प्रचार करना पड़ा है, हमेशा अपनी सीट पर दिखाई दिए हैं, जो साफ तौर पर ये बताता है कि वो अपनी सीट को जीतने की स्थिति में है। ऐसा खुद भी नहीं मानते, इस बात को लेकर आश्वस्त भी नहीं है। इस बीच एक और जानकारी आ रही है, जहां पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल की नेता है, उन्होंने पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगने के लिए रैली करना तय किया था, जिसके कारण दोस्तों शुरुआत दल्लापुर GIC ग्राउंड के अंदर उनकी सभा आयोजित की गई थी, लेकिन जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर नीचे उतरा उसके कई घंटे तक भी वो अपने हेलीकॉप्टर से बाहर नहीं निकली, जिसके बाद लोगों ने जब जानकारी इकट्ठा की तो पता चला रैली में लोग ही नहीं आए हैं और मंत्री जी को ये जानकारी मिल चुकी है और इसीलिए अपने हेलीकॉप्टर से बाहर नहीं निकल रही हैं। कुछ देर के बाद उनका हेलीकॉप्टर उड़कर चला गया दोस्तों। इस पर अब लोग अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को भी समझ में आने लगा है कि राज्य के अंदर जनता बीजेपी और उसके सहयोगी दल को देखना नहीं चाहती है। इस बीच आपको बता दें कि कवरेज से गायब विपक्ष क्या आ रहे हैं अखिलेश रवीश कुमार की तरफ से एक ऐसी टिप्पणी की गई है, यानी अखिलेश यादव के चुनाव जीतने को लेकर जो उन्होंने एक बात कही है, आ रहे हैं अखिलेश क्या, तो अब चर्चा का विषय बन गया है दोस्तों। आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की तरफ से एक पोस्ट लिखा गया, उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि विपक्ष कवर पर आने लगा है, पूरे चुनाव के दौरान यूपी के 2 अखबार का कवरेज देखता रहा, ऐसा लगता था कि सपा के अखिलेश यादव 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। गोदी मीडिया ने अखिलेश यादव को पूरे न्यूज़पेपर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से गायब कर दिया था, उनकी कोई खबर ही नहीं चलाई जा रही थी। रवीश कुमार आगे लिखते हैं कि अगर अखिलेश यादव चुनाव जीत जाते हैं तो उन्हें इन अखबारों को मंगाकर पढ़ना चाहिए, इससे उन्हें पता चलेगा कि यूपी में इतने बड़े नेता नहीं थे कि उनको अखबार में उनकी पार्टी को जगह देते, और यह भी पता चलेगा कि बिना गोदी मीडिया के चुनाव जीता जा सकता है। अगर नए मुख्यमंत्री में यह आत्मविश्वास आ जाएगा तो सरकार के पैसे से गोदी मीडिया का लालन पालन बंद हो जाएगा। दोस्तों कुल मिलाकर कहना ये चाहते हैं रवीश कुमार की जिस तरीके से गोदी मीडिया के कार्यक्रम से लेकर दोस्तों न्यूज़पेपर तक में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को लेकर चर्चाएं एक साजिश के तहत गायब रखी गई है, लेकिन अब धीरे धीरे मीडिया वालों को समझ में आने लगा, जब उनको पता चल रहा है कि ग्राउंड की स्थिति क्या है, तो अब अखिलेश यादव को कवर फोटो दी जा रही है। यानी उन्होंने एक शेयर भी किया है तस्वीर, जिसमें इंडिया टुडे की तरफ से मैगजीन पर पहला पेज अखिलेश यादव के नाम किया गया है दोस्तों, यानी जो फ्रंट पेज है उस पर अखिलेश यादव की फोटो लगाकर लिखा गया है द चैलेंजर। यानी आप समझ सकते हैं कि जो गोदी मीडिया इतने दिनों तक अखिलेश यादव की कोई खबर दिखाने को तैयार नहीं था, लेकिन अब ग्राउंड की स्थिति उसको समझ में आने लगी है और इसीलिए अखिलेश यादव को कवर फोटो पर छापा जाने लगा है दोस्तों। कहीं न कहीं एक तरीके से उन्होंने संकेत दे दिए हैं कि राज्य के अंदर क्या आ रहे हैं अखिलेश, गोदी मीडिया का ट्रेंड ये बताने
लगा है क्या? आप लोग की क्या कुछ राय है लिखकर जरूर बताइएगा। और रवीश कुमार की तरफ से जो एनालिसिस किया गया है इस पर क्या कहना चाहेंगे जरूर लिखिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अयोध्या पहुंचे थे अखिलेश यादव ने कहा कि आज अयोध्या से हुआ शंखनाद, होगा सर्व कल्याण हेतु बदलाव। इसी के साथ में उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए कहा कि हमारा सौभाग्य था कि हमें सरयू के तट पर अद्वितीय भजन स्थल बनाने का और आज उसमें विहंगम आकाशीय दर्शन करने का परम सौभाग्य मिला है। इसी बीच आपको बता दें दोस्तों कि उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए कहा कि यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय स्टूडेंट को वापस लाने की जिम्मेदारी सरकार की है, तत्काल प्रभाव से अपना दायित्व निभाए भारत सरकार। इसी बीच दोस्तों सुल्तानपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बिहार की सहयोगी पार्टी वीआईपी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में जमकर मारपीट हुई है। एक दूसरे पर हमला किया गया, 2 लोग घायल हो गए, 3 गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। आपको बता दें कि बिहार के अंदर वीआईपी पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रही है और ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर सुल्तानपुर में विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ भिड़ गई। गुरुवार को लम्भुआ के अंदर विधानसभा 190 में विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री मुकेश सहनी ने प्रत्याशी राम सुंदर के समर्थन में जनसभा की थी। जनसभा के बाद कैबिनेट मंत्री रवाना हो गए, लेकिन परजनपट्टी गांव में सभा के बाद प्रत्याशी राम सुंदर यादव समर्थकों के साथ सेमरी राजापुर के पास पहुंचे। आरोप है कि यहां पर भाजपा प्रत्याशी के समर्थकों का काफिला भी पहुंच गया और इस दौरान दोनों समर्थकों के बीच में आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई। एक दूसरे पर दोस्तों लाठी डंडे तक बरसाए गए हैं, यहाँ तक कि तोड़फोड़ की गई है। कई सारे गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। यानी भारतीय जनता पार्टी और विकासशील इंसान पार्टी एक साथ मिलकर बिहार के अंदर सरकार चला रही है और खुद कैबिनेट मंत्री के तौर पर काम भी कर रहे हैं मुकेश सहनी। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लोग और विकासशील इंसान पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। दोस्तों एक और जानकारी की माने तो बाबा जी जब 11 तारीख को गोरखपुर जाओगे तो गुल्लू के लिए बिस्किट भी ले जाना। अखिलेश यादव ने तंज कसा है दोस्तों। उन्होंने कहा कि 11 तारीख को गोरखपुर लौटेंगे योगी आदित्यनाथ और जो उनका फेवरेट पशु है उनको भी उनके साथ में भेज दिया जाएगा और इसी के साथ में उनके गुल्लू के लिए बिस्किट भी ले लेना। यानी गुल्लू, योगी आदित्यनाथ के पास एक कुत्ता है जिसका नाम है गुल्लू, जिसको बिस्कुट देने की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव। उन्होंने कहा कि 2 ही जानवर बाबा जी को पसंद आते हैं और दोनों अब गोरखपुर में मिलेंगे। इसी बीच एक और जानकारी है, जहां पर चुनाव से पहले ही गोरखपुर में होर्डिंग से गायब हो गए मुख्यमंत्री। अतरौलिया विधानसभा के मोहिया पार में आयोजित जनसभा में पहुंचने के बाद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ओम प्रकाश राजभर का समाजवादी पार्टी के महासचिव बलराम यादव तथा विधायक डॉक्टर संग्राम यादव समेत अन्य नेताओं ने जोरदार स्वागत किया है। हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि प्रधानमंत्री भी साइकिल चलाने लगे हैं, आप लोग सरकार बनाइए, हम दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। उन्होंने कहा कि इस समय भाजपा के लोगों को मोतियाबिंद हो गया है। हमने कई जगह भाषण दिए लेकिन इतनी गर्मी आजमगढ़ में है तो उतनी ज्यादा कहीं और नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि वह नौजवानों की गर्मी निकाल देंगे, अब इनकी गर्मी निकालने का समय आ गया है। सरकार बनी तो अब सरकार पीएससी और आर्मी की भर्ती में रिटेन नहीं होगा, यानी रिटर्न एग्जाम नहीं होगा, केवल फिजिकल किया जाएगा। वहीं पर भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ललका सांड से परेशान है जनता। इसी के साथ में अखिलेश यादव की एक और टिप्पणी सामने आई है। उन्होंने कहा कि चुनाव में अगर बीजेपी किसी भी हालत में जीत जाएगी तो 200 रुपए का पेट्रोल कम से कम मिलेगा और इसी के कारण जनता बीजेपी को वोट नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हार का डर सताने लगा है, इसीलिए बीजेपी के लोग हिंसक हो गए हैं और इस तरीके से हिंसा करने पर उतारू हो गए हैं। इस बीच सिराथू पहुंची डिम्पल यादव बोली, कहा पल्लवी पटेल आपके सम्मान में जमीन पर बैठ जाएंगे लेकिन कभी स्टूल पर नहीं बैठेंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव में दोस्तों 5वें चरण के लिए केशव प्रसाद मौर्य की सबसे बड़ी चुनौती है पल्लवी पटेल और इसीलिए उनके प्रचार करने के लिए पहुंची डिम्पल यादव ने कहा कि हमारी ऐसी प्रत्याशी है जो आपके सम्मान में नीचे बैठ जाएंगे लेकिन स्टूल पर नहीं बैठेंगे। जिस तरीके से उनका अपमान यानी केशव प्रसाद मौर्य का और पूरे समाज का अपमान भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया था, ऐसा अपमान आगे नहीं होने देंगे। वहीं पर दोस्तों 16,000 करोड़ के प्लेन्स में घूमने वाले प्रधानमंत्री गन्ना किसानों को मूल्य नहीं दे पाए, बताए क्यों नहीं गए लखीमपुर खीरी। गुरुवार को गोंडा के अंदर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि जब किसानों और महिलाओं पर अत्याचार होता है तो सब दुम दबाकर बैठ जाते हैं, कोई भी सुनवाई करने नहीं आता। किसान दिल्ली के बॉर्डर पर नरेंद्र मोदी के घर से 10 किलोमीटर दूर खड़े थे, 700 किसान शहीद हो गए, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री कहाँ थे? जो प्रधानमंत्री 16,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज खरीदते हैं लेकिन गन्ना किसानों का बकाया नहीं चुका पाते। प्रियंका गांधी ने इस दौरान लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि उनके ही मंत्री के बेटे ने आंदोलनकारी किसानों पर गाड़ी चढ़वा दी और प्रधानमंत्री अपनी रैली नहीं कर पाए, किसानों के पास नहीं जा पाए, जो साफ तौर पर यह दिखाता है कि उनको भी पता है कि जनता उनका विरोध कर रही है। इसी बीच दोस्तों आम आदमी पार्टी ने ईवीएम की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। राघव चड्ढा ने चुनाव आयोग को चिट्ठी भेजते हुए स्ट्रॉन्ग रूम में सुरक्षा बढ़ाए जाने की अपील की है। आम आदमी पार्टी के नेता चड्ढा ने बिरसा ग्राउंड कपूरथला, गवर्नमेंट आर्ट एंड स्पोर्ट कॉलेज कपूरथला रोड, जलंधर के साथ साथ कई जगह पर अतिरिक्त सुरक्षा
बल तैनात करने की मांग की गई है। राघव चड्ढा ने आयोग से मांग की है कि आउटर सर्कल की सिक्योरिटी को और ज्यादा मजबूत किया जाए, वहीं पर कैमरे इंस्टॉल किए जाएं और ऑनलाइन लिंक कैंडिडेट को दिया जाए ताकि पूरी तरीके से निगरानी होती रहे। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट कोहली ने भी कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम में ईवीएम सुरक्षित नहीं है, सिर्फ पंजाब पुलिस के हवाले सुरक्षा है। 3 टायर सुरक्षा मजबूत करे। चुनाव आयोग पिछली तरफ से भी कोई ज्यादा सुरक्षा मजबूत नहीं है। इसी के साथ में दोस्तों एक संघी लखनऊ के अंदर बीजेपी के पक्ष में वोट मांगने के लिए गाँव पहुंचा और इस दौरान बेरोजगार युवकों ने हाजमा ठीक कर दिया। सूर्य प्रताप सिंह की तरफ से ट्वीट करते हुए कहा गया कि देखिए किस तरीके से खातिरदारी की गई है। वहीं पर दोस्तों समाजवादी पार्टी ने अयोध्या को लेकर सोशल मीडिया पर तस्वीरें जारी करते हुए कहा कि अयोध्या ने आशीर्वाद दिया है, बन रही है सरकार और शंखनाद भी हो चुका है अयोध्या से। साथ साथ आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को कार्यकर्ताओं ने पीटा। क्या सोशल मीडिया पर इस तरीके की वीडियो वायरल की जा रही है दोस्तों, जिसको लेकर जब खबरों की पूरी जानकारी इकट्ठा की गई तब ये पता चला कि स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर जो बातें कही जा रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को कार्यकर्ताओं ने मारा है, ये पूरी तरीके से झूठ है दोस्तों। विस्तार से बात करें तो नगर निगम के अध्यक्ष एहसन अजीज खान और पूर्व मंत्री इसराम अली के समर्थकों के बीच में तीखी नोकझोंक की ये वीडियो है, जिसे मारपीट में पूरा मामला बदल गया था और इस तरीके की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही थी दोस्तों। लेकिन इस वीडियो को स्वामी प्रसाद मौर्य से जोड़कर दावा किया जा रहा था कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की है। ये पूरी तरीके से फर्जी है, फेक है। फैक्ट चेक में ये जानकारी दी गई है। इसी के साथ में प्रियंका गांधी बोली, कहा प्रधानमंत्री को यूक्रेन में युद्ध की जानकारी है लेकिन यूपी में आवारा पशुओं की समस्या के बारे में प्रधानमंत्री को कोई जानकारी नहीं है। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्हें आवारा पशुओं की समस्या के बारे में नहीं पता, 5 साल से क्या कर रहे थे। उन्हें यूक्रेन में युद्ध की जानकारी है। उन्हें कोविड के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति की खांसी के बारे में पता था लेकिन उन्हें किसानों की इस समस्या का पता नहीं था। प्रियंका गांधी ने कहा कि आप अपनी परिस्थिति के लिए जिम्मेदार हैं, आप भटकते रहते हैं और आपकी आंखें बंद करके जो वोट दिया जाता है वही बीजेपी और अन्य पार्टियों के लिए एक संजीवनी का काम करता है। आपका वोट एक जिम्मेदारी है, बुद्धिमानी से सोचिए, विचार करिए तब वोट दीजिए, क्योंकि 5 साल तक आपको पछताना ना पड़े। इस तरीके से वोट मत कीजिएगा, आपके विकास का समय आ चुका है। इसी बीच दोस्तों युद्ध के बीच में यूक्रेन में फंसे भारतीयों ने एक बार फिर से गुहार लगाते हुए कहा कि अब तो बचा लीजिए नरेंद्र मोदी जी। यानी दोस्तों मीडिया रिपोर्ट के अनुसार देवरिया के निवासी 3 छात्र जो यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं अब युद्ध के बीच में फंस चुके हैं। छात्रों के परिजनों ने भारत सरकार से अपील की है कि बच्चों को जल्द से जल्द सुरक्षित वापस लेकर आया जाए और भारत सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे जरूर किए जा रहे हैं लेकिन जमीनी स्तर पर ये वादे फ्लॉप दिखाई पड़ते हैं। इसी बीच पूर्व IAS अधिकारी ने कहा कि राम को ले आने की तुम्हारी हैसियत नहीं, हो सके तो इस माँ के बच्चे को सुरक्षित वापस ले आओ तभी तुम्हें मान जाएंगे। आपको बता दें कि पूर्व IAS अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि एक रोती बिलखती हुई माँ का यह वीडियो है और इसमें वह भारत सरकार से अपील कर रही है कि उनके बच्चों को वापस लेकर आया जाए। इसी के साथ उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि राम को ला सको तुम्हारी हैसियत नहीं है, हो सके तो इस माँ के बच्चे को सुरक्षित वापस ले आओ तभी इस माँ को थोड़ा सुकून मिलेगा। इसी के साथ में दोस्तों विपक्ष ने हिमाचल की भाजपा सरकार पर निजी सुरक्षा कर्मियों के माध्यम से जासूसी करने का आरोप लगाया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य के अंदर CID ने अपने WhatsApp ग्रुप पर एक संदेश में विधायकों के निजी सुरक्षा कर्मियों से उनके लोकेशन के बारे में सूचित करने का निर्देश दिया है। हालांकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है दोस्तों, इस तरीके से उन्होंने इनकार कर दिया है। लेकिन खबर गंभीर इसलिए है क्योंकि क्या अपने विधायकों की बीजेपी के लोग जासूसी करवा रहे हैं, ये अपने आप में एक सवाल खड़ा हो गया है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दयाशंकर सिंह के लिए 16 की बसंती बनकर हेमा मालिनी डायलॉग बाजी करके चुनाव प्रचार कर रही हैं। आपको बता दें कि मथुरा से सांसद हेमा मालिनी पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर वोट मांगने के लिए पहुंची थी और इस दौरान जनता की भीड़ जुटाने के लिए हेमा मालिनी प्रचार करने के लिए पहुंची, लेकिन उनके पास बोलने के लिए कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, इसीलिए फिल्मी डायलॉग बोल बोलकर ज्यादा समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान उन्होंने एक तो बड़ा दावा करते हुए कह दिया कि दुनिया भर के नेता नरेंद्र मोदी की तरफ देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ही युद्ध को खत्म करवाएंगे। हालांकि दोस्तों ये पूरी तरीके से अर्ध सत्य है, यानी मीडिया में भी जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की छवि चमकाने के लिए काम किया जाता है गोदी मीडिया के तौर पर, बीजेपी के लोग उसी को रटने लगते हैं। जनता के बीच में जाकर देखते हैं जनता इस पर क्या रिस्पॉन्ड करती है। वहीं पर कुंडा में कुंडी लगाने वाले अखिलेश यादव के बयान पर राजा भैया भड़क गए। उन्होंने कहा कि कुंडा में कुंडी लगाने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। बार बार अखिलेश यादव के वार पर चुप्पी साधे रहे राजा भैया ने आखिरकार ये जवाब दिया है। आपको बता दें कि राजा भैया को इस बार पता है कि उनकी स्थिति कितनी खराब है राज्य के अंदर। पहली बार कुंडा विधानसभा के अंदर समाजवादी पार्टी ने अपना दमदार उम्मीदवार उतारा है दोस्तों, जिसके कारण राजा भैया के भी बयान बौखलाहट वाले दिखाई पड़ते हैं। इस बार कुंडा के सीट पर किसकी जीत होगी? क्या गुलाब यादव जो अखिलेश यादव ने चुनावी मैदान में जिनको उतारा है उनकी जीत होगी या राजा भैया फिर से जीतेंगे? आप लोग की जो कुछ भी अपडेट हो, राय हो, लिखकर जरूर स्पष्ट कीजिएगा। वहीं पर बंगाल के राज्यपाल एक बार फिर से अपने आप को संविधान से ऊपर दिखाते नजर आए। आपको बता दें कि राज्यपाल ने एक चौंकाने वाला निर्णय लिया है। 7 मार्च को रात 2 बजे से विधानसभा
विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। राज्यपाल ने कहा कि कैबिनेट की सिफारिश पर ही उन्होंने ऐसा किया है। रात 2 बजे विधानसभा की बैठक असामान्य है पर अपने आप में इतिहास बनने वाली है, लेकिन यह कैबिनेट का निर्णय है। उन्होंने बंगाल के मुख्य सचिव को तत्काल परामर्श के लिए बुलाकर इस मामले को सुलझाने का प्रयास किया है, लेकिन उनकी पहल विफल रही है, जिसके बाद कैबिनेट के निर्णय को स्वीकार कर लिया गया है। बंगाल विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया है कि ये फैसला कैबिनेट की तरफ से लिया गया है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 7 मार्च को दोस्तों रात में 2 बजे इस तरीके से बुलाया जाना कहीं न कहीं एक सवाल खड़ा करता है कि इसके पीछे क्या है बड़ा कारण। वहीं पर नवाब मलिक के बाद शिवसेना के नेता यशवंत यादव के घर पर भी छापेमारी की गई है। कई सारे पार्षदों को भी टारगेट किया गया है। एनसीपी के नेता नवाब मलिक पर ईडी की कार्रवाई के मामला अभी शांत नहीं हुआ था। वहीं पर मुंबई नगर निगम के स्थायी समिति के अध्यक्ष और शिवसेना के नेता यशवंत यादव के माझगांव स्थित आवास पर सुबह सुबह इनकम टैक्स की तरफ से छापेमारी की गई है। आयकर विभाग के अधिकारी सीआरपीएफ जवानों के साथ यशवंत यादव के घर पहुंचे। फिलहाल आयकर विभाग के अधिकारी उनके घर पर दस्तावेज की जांच करने के लिए पहुंचे हैं दोस्तों। और इसी बीच आजमगढ़ में ओम प्रकाश राजभर बोले, कहा शराब पिलाकर लोगों को मार रही है बीजेपी सरकार, जनता महंगाई से है परेशान। और इसी बीच एक राम मंदिर वर्सेस 15,000 राम मंदिर ने बदला माहौल। आपको बता दें कि अयोध्या के अंदर बेशक बीजेपी को लगता है कि राम मंदिर बनने के कारण उनको वोट मिल सकता है, लेकिन आसपास के दुकानदारों की दुकानदारी भी खतरे में आ चुकी है। यानी रोड के चौड़ीकरण करने के नाम पर जिस तरीके से उनके दुकानों को तोड़ने का एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है, जिसको लेकर लोग काफी नाराज है दोस्तों। कुल मिलाकर 15,000 राम मंदिर बताया जा रहा है इन्हें। जो दुकानें हैं उनको राम मंदिर कह रहे हैं व्यापारी, और उन्होंने कहा कि राम मंदिर बन तो रहा है लेकिन इसके चक्कर में 15,000 और राम मंदिरों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हमारे लिए ये भी सबसे बड़ा मुद्दा है। इसी बीच आपको बताते चले कि मोहाली कोर्ट में जमानत खारिज की गई। पटियाला जेल में बंद है अकाली दल के नेता। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। साथ ही साथ दोस्तों लहर बड़ी करारी है, चिलम पर साइकिल भारी है। अखिलेश यादव ने बयान दिया। पूर्व सीएम व सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रतापगढ़ के कुंडा विधानसभा के छेउगा बिहार से गरज रहे थे। इस दौरान उन्होंने कुंडा में जनसभा को संबोधित करते हुए ये नारा दिया। उन्होंने कहा कि लहर बड़ी करारी है, चिलम पर साइकिल भारी है। इसी बीच दोस्तों उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक और बड़ी अपडेट है, जहां पर अखिलेश यादव ने 2 मुफ्त सिलेंडर देने की बात कही थी, लेकिन डिम्पल यादव ने इसको बढ़ाकर 3 कर दिया है। डिम्पल यादव ने प्रचार के दौरान रसोई गैस की महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ये भी कहा है कि सपा की सरकार बनने पर हर महिला को 3 सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। हालांकि सपा के घोषणा पत्र में हर बीपीएल परिवारों को साल में 2 मुफ्त सिलेंडर देने का वादा किया गया है। डिम्पल यादव ने सपा के वादे गिनाते हुए कहा है कि साल में 3 सिलेंडर फ्री महिलाओं को दिया जाएगा, और इन लोगों ने कनेक्शन तो दे दिए हैं लेकिन सिलेंडर की कीमत इतनी बढ़ा दी है, उन कनेक्शन का कुछ काम है। अब ये सवाल उन्होंने जनता से पूछा है। इसी के साथ में उन्होंने कहा कि हम 3 सिलेंडर देने वाले हैं। इसी बीच एक और जानकारी है, जहां पर क्या यूपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बी टीम की तरह काम कर रही है बीएसपी। इसको लेकर मायावती ने कहा कि हम अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं। सर्व समाज के लोगों ने हमारी पार्टी को समर्थन दिया है, हमने उनको टिकट भी दिया है। आजादी के बाद केंद्र और राज्य सरकार में ज्यादातर कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है। इन पार्टियों की सरकार में भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था। केंद्र और राज्य से सत्ता से बाहर होने पर, चुनाव आने पर कांग्रेस पार्टी दलित आदिवासियों की बात करती है। सपा की सरकार में गुंडागर्दी और बदमाशों और माफियाओं का राज होता है। दंगा फसाद लगातार बढ़ते रहते हैं। मायावती ने आगे टिप्पणी करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार बनने के बाद भी जनता के हालात नहीं बिगड़े। बीजेपी जातिवाद, पूंजीवाद और आरएसएस के एजेंडे को लागू करने के हर संभव प्रयास करती है, लेकिन इस बार जनता भाजपा के खिलाफ भी जोरदार तरीके से विरोध कर रही है। एक और बड़ी अपडेट है, जहां पर झारखंड में पंचायत चुनाव कब होगा उसको लेकर बरकरार सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है। कैबिनेट ने पंचायत चुनाव पर अपनी सहमति दे दी है। हालांकि यह चुनाव साल भर पहले ही होना था, लेकिन कोरोना के कारण इसको कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया था। लेकिन अब जब कोरोना के मामले कुछ कम हुए हैं तो उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि चुनाव आयोजित कराया जाएगा। साथ साथ दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कर्नाटका में हुए हिजाब विवाद के बाद अब दक्षिण दिल्ली के नगर निगमों में भी स्कूलों में धार्मिक ड्रेस पर रोक लगा दी गई है। हिजाब विवाद के चलते कर्नाटका के कई स्कूलों में धार्मिक पोशाक पर पाबंदी है। वहीं पर अब दक्षिण दिल्ली नगर निगम में अपने स्कूलों में धार्मिक पोशाक पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया गया है। निगम ने ये संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं दोस्तों, लेकिन आप इसको चुनाव से जोड़कर देखिए। ऐसा इसलिए क्योंकि 2017 में पिछली बार चुनाव हुए थे निगम के दिल्ली में, जहां पर बीजेपी को अच्छी खासी सीटें मिल गई थी। एक बार फिर से 2022 यानी 5 साल पूरे हो गए, तो इस बार भी अप्रैल मई के अंदर में चुनाव होने जा रहे हैं दिल्ली के नगर निगमों के। और इसीलिए इस फैसले को अगर आप चुनाव से जोड़कर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं चुनावी सांप्रदायिकता के कारण इस तरीके की चीजें की जा रही है। एक और बड़ी अपडेट की माने तो मुंबई की अदालत ने राष्ट्रगान अपमान के मामले में ममता बनर्जी पर जारी समन पर रोक लगा दी है दोस्तों। मुंबई की एक सत्र अदालत ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राष्ट्रगान के अपमान के संबंधित एक मामले में समन जारी किया
था, लेकिन उस पर रोक लगा दी गई है। भारतीय जनता पार्टी की मुंबई इकाई के पदाधिकारी विवेकानंद गुप्ता की तरफ से मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष शिकायत दर्ज कराई गई थी। आरोप लगाया गया था कि ममता बनर्जी ने 2021 में मुंबई की अपनी यात्रा के दौरान एक कार्यक्रम में राष्ट्रगान बजाए जाने के समय खड़ी नहीं हुई थी, राष्ट्रगान का सम्मान नहीं किया था। इस तरीके के आरोप लगाए गए, जिसके बाद उनके खिलाफ समन भी जारी किया गया था, लेकिन उसे वापस कर दिया गया है। ऐसे में आपको बताते चले कि अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबाकर हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़ने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।